1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके में कुछ नौजवानों को खबर लगी कि सरकारी असलहों से लदी एक ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जाएगी। इसे लूटने का प्लान बनने लगा। योजना यह थी कि शहर के बाहर सुनसान इलाके में रेलवे लाइन की फिश प्लेट खोली जाए। फिश प्लेट दो पटरियों को जोड़ती है। जोड़ खुला तो ट्रेन पटरी से उतरती और फिर लूट आसान हो जाती। इस प्लान की जानकारी वक्त रहते ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को लग गई। उन्होंने मौके पर दबिश दी तो लड़के नजर आ गए। पुलिस ने फायर खोल दिया। कई प्रदर्शनकारी, कई साजिशकर्ता जख्मी हुए। इसमें भागलपुर के टीएनबी कॉलेज का एक लड़का भी था, भागवत झा। उसे जांघ पर गोली लगी और फिर जो गिरा तो सर पर भी जबरदस्त चोट। भागवत बेहोश हो गया, लेकिन आसपास खबर फैल गई कि भागवत मर गया। तमाशबीनों और जानने वालों की भीड़ लग गई। उधर पुलिस पहले जख्मी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्त में लेकर अस्पताल रवाना कर रही थी। तय हुआ कि जो मरे उन्हें बाद में उठाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही भागवत उठ गए। उन्हें होश आ गया और फिर जानने वालों की मदद से जख्मी भागवत वहां से रफू चक्कर हो गए। बाकी गिरफ्तार, लेकिन वो रहे आजाद। और यहीं से आजाद शब्द उनके नाम के आगे जुड़ गया। ये आजाद तबीयत का आदमी एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बना, जबकि इस पद पर न कभी उसकी दावेदारी थी और न कोई प्रकट हसरत। लेकिन जब कुर्सी मिली तो उसने किसी की नहीं सुनी। आजाद तबीयत का रहा, फैसले करता रहा, पैरवी और करप्शन करने वालों को झिड़कता रहा, और इसीलिए उसकी छवि खूसट लेकिन ईमानदार बूढ़े की हो गई। क्या थी उनकी इस पद पर पहुंचने की कहानी, और फिर भागलपुर से एक लड़की के किडनैप होने ने कैसे उनका करियर खत्म कर दिया, सब बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है, जिसमें आज भागवत झा आजाद की बात होगी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के तीन मूर्ति भवन की बात है। 1951 का साल खत्म होने को था। प्रधानमंत्री नेहरू उस दिन लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक टिकटार्थियों से मिल रहे थे। इसमें अविभाजित बिहार के गोड्डा जिले के महगामा गांव का रहने वाला भागवत भी था। उनकी पर्ची पर लिखा था भागवत झा। नेहरू ने टेरा लगाया और पूछा, बायोडेटा में तो भागवत झा आजाद लिखा है, तुम वही हो क्या? फिर भागवत ने उन्हें इस आजाद शब्द का किस्सा सुनाया। तब नेहरू बोले, अब अपने नाम से आजाद शब्द कभी मत हटाना, पर्ची में भी नहीं। फिर भागवत झा आजाद को गोड्डा का टिकट मिल गया। आजाद ने नेहरू को दिए कॉल को याद रखा और इसी नाम से नॉमिनेशन भरा। जीत भी गए, लेकिन 1957 का चुनाव वो गोड्डा से हार गए। इसके 2 बरस बाद उनकी किस्मत फिर चमकी। 1959 में नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनकी बेटी इंदिरा यूएन ढेबर के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। ऐसे में नेहरू ने इंदिरा की मदद के लिए भागवत को उनका सचिव बना दिया। पार्टी के काम से अब भागवत को रोजाना तीन मूर्ति भवन जाना होता था और यहीं से उनकी गांधी परिवार के साथ पक्की वाली नजदीकी हो गई। अगले लोकसभा चुनाव में आजाद ने गोड्डा के बजाय बगल की भागलपुर सीट से पर्चा भरा और यहां से वो आसानी से जीत गए। एक 1977 का अपवाद छोड़ दें तो वो 1989 तक लगातार सांसद रहे और उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। इंदिरा की पहली 2 सरकारों में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन इन्हीं इंदिरा के एक फैसले से भागवत कुपित भी हुए और फिर जो हुआ वो अभूतपूर्व था। उन्नीस 1980 के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। इंदिरा गांधी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ लेने को तैयार थी। मंत्रियों की सूची में भागलपुर सांसद भागवत झा भी थे, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल पहुंचने पर उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर गोलमाल हो गए। दरअसल मंत्री पद के लिए चुने गए नेताओं को शपथ पत्र दिया जाता है। भागवत ने अपना पत्र पढ़ा तो पता चला कि फिर से राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये ओहदा तो उन्हें 13 साल पहले ही इंदिरा मंत्रिपरिषद में मिल चुका था। उन्हें उम्मीद थी कैबिनेट की। आजाद ने कुछ मिनट गुणा गणित किया और फिर चुपचाप अशोका हॉल से निकलकर संसद के सेंट्रल हॉल में आ गए। वहां उन्हें बिहार से आने वाले हरिकिशोर सिंह और महंत श्याम सुंदर दास जैसे नेता एक मेज पर दिखे। आजाद वहीं पहुंच गए। उन्हें देखकर कुछ पत्रकार भी आ गए। वो अचरज में थे कि इन्हें तो शपथ लेनी थी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। आजाद अब कुरेदे जाने पर खुलने लगे और बोले, मैं 5वीं बार जीत कर आया, कभी बैकडोर की पॉलिटिक्स नहीं की राज्यसभा वाली, लेकिन पहली लोकसभा से संसद पहुंच रहे व्यक्ति को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाने की बात करना यह अपमान नहीं तो और क्या है। इंदिरा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 10 महीने बाद
नवंबर 1980 में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और तब समझा बुझाकर भागवत झा आजाद को मंत्री बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने शपथ ली और याद रखिए, कैबिनेट मंत्री उन्हें अब भी नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। हालांकि सांत्वना के तौर पर श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। 1988 आते आते बिहार में जगन्नाथ मिश्र चंद्रशेखर सिंह के बाद बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनके राज में जाति नरसंहार, गुटबाजी और प्रशासनिक अक्षमता चरम पर थी। ऐसे में प्रधानमंत्री और इनका अध्यक्ष राजीव गांधी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। अगला फैसला होना था कि फिर चुना किसे जाए। पहले दावेदार थे जगन्नाथ मिश्र, विधायक दल पर तगड़ी पकड़, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन राजीव उन्हें सख्त नापसंद करते थे भ्रष्ट छवि के चलते। दूसरे दावेदार थे भीष्म नारायण सिंह, लेकिन राजीव उन्हें कैबिनेट से असम भेज चुके थे गवर्नर बनाकर। वहां के हालात संवेदनशील थे तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। तीसरे दावेदार पार्टी के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी, लेकिन उनके नाम पर विधायक सहमत नहीं होते और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान फंड मैनेजमेंट भी देखना था। चौथे दावेदार थे सत्येंद्र नारायण सिंह उर्फ छोटे साहब, दशकों पुराने कांग्रेसी। इंदिरा के जमाने में विभाजन के बाद संगठन कांग्रेस में रह गए तो इनका की पॉलिटिक्स में पिछड़ गए, कुछ ही बरस पहले लौटे थे। पांचवें दावेदार बक्सर के सांसद और राजीव के मुंह लगे विदेश राज्य मंत्री के तिवारी, लेकिन राजीव ने इन सब की दावेदारी को किनारे धर दिया और अपने एक बुजुर्ग मंत्री को तलब किया और कहा, आप मुख्यमंत्री बनकर पटना जाइए, बिहार संभालिए, हम यहाँ दिल्ली में आपके बेटे को एडजस्ट कर देंगे। मंत्री ने जवाब दिया, पटना तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये एडजस्ट करने वाली बात ना करें, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं जिसकी सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हो। ये मंत्री भागवत झा आजाद थे। वो पटना पहुंचे। 11 फरवरी 1988 को इनका विधायक दल की बैठक हुई। 200 में से 80 के लगभग विधायक ही आए और नेता चयन की औपचारिकता पूरी हो गई। 14 फरवरी को जब उन्होंने शपथ ली तो पाटलिपुत्र के घाघ सकते में आ गए। आजाद ने बिंदेश्वरी दुबे मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे कई मंत्रियों को चलता कर दिया। इसमें रामाश्रय प्रसाद सिंह और रामलखन सिंह यादव जैसे कद्दावर नाम भी थे। कुछ दिनों बाद मंत्री पद के आदी हो चले एक नेताजी फूलों की माला ले आजाद के घर पहुंचे। आजाद ने उन्हें बुरी तरह झिड़का और कहा, आप तीसरी बार माला लेकर आए हैं, ये सब करने से आप कोई मंत्री बन जाइएगा क्या? जाइए अपना काम करिए। ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। भागवत झा आजाद ने पहला वार किया कोऑपरेटिव माफियाओं के खिलाफ। उस वक्त प्रदेश इंका के अनेक प्रभावशाली लोग और उनके सगे संबंधी राज्य के अलग अलग जिलों में फैले कोऑपरेटिव बैंकों और सोसाइटियों पर कुंडली मारकर बैठे थे। कोऑपरेटिव बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए यहाँ घपलेबाजी आसान थी। इसे रोकने के लिए सीएम ने 3 सख्त आईएएस तैनात किए, बीके, पीके और आरके। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसकी जिम्मेदारी बीके सिन्हा को दी गई। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन, इसे पीके बसु के हवाले किया गया। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट, इसकी कमान मोदी सरकार में जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, आरा के सांसद हैं और तब आईएएस थे, ऐसे आरके सिंह को दी गई। इंकाई दिल्ली तक दौड़ लगाने लगे इस फैसले के खिलाफ कि कोऑपरेटिव गया तो संगठन हिल जाएगा, लेकिन राजीव ने आजाद को फ्री हैंड देकर भेजा था, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। दूसरा वार, इसका वक्त आ चुका था। यह हुआ धनबाद के कोल माफिया और दूसरे जिलों के संगठित अपराधियों पर। इसमें भी शुरुआती सफलता मिली। इसे मुकम्मल करने के लिए आजाद एमपी काडर के आईपीएस अधिकारी एसएम कुरैशी को डीजीपी बनाकर बिहार लाए और इससे बिहार काडर के अधिकारी कुछ नाराज भी हुए। आजाद ने नक्सली और जाति हिंसा से प्रभावित गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में ऑपरेशन सिद्धार्थ शुरू किया। इसके तहत इन जिलों में समाज के कमजोर तबके के लोगों की तरक्की के लिए कदम उठाए जाने थे। इसमें सबसे जरूरी कदम था भूमि सुधार का, लेकिन इसका जिक्र आते ही वहां के जमींदार भड़क गए। उनका इंका पर अच्छा होल्ड था और ऐसे में आजाद को इस सुधार के मोर्चे पर थमना पड़ा। आजाद जब ये सब सख्त कदम उठा रहे थे तो कई वर्गों से उनके सींग फंस भी रहे थे। विधायक ट्रांसफर, पोस्टिंग या पैरवी लेकर आते तो आजाद झिड़क देते और कई बार गाली गुल्ला के अंदाज में भी बात हो जाती। बिहार में शिक्षा महकमे की भी अपनी पॉलिटिक्स थी। आजाद ने यहाँ जगन्नाथ मिश्र खेमे के 2 वीसी चलता किए तो नेताजी भड़क गए। फिर मिश्र ने अपने पाले के अल्पसंख्यक नेताओं से आजाद के खिलाफ बयान दिलवाने शुरू किए कि उर्दू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विधानसभा के अंदर भी यही हाल था। स्पीकर थे भागलपुर से ही आने वाले शिवचंद्र झा
और उनकी भागवत झा से बिल्कुल नहीं बनती थी। शिवचंद्र पत्रकारों के सामने बोलते कि मुख्यमंत्री के भागलपुर में बैठे पिट्ठू मेरे खिलाफ बयानबाजी करते हैं और मैं बोलता हूं तो आला कमान के पास मुख्यमंत्री दौड़ लगा जाते हैं। ये तो विधायकों की बात हो गई, मुख्यमंत्री की रार गवर्नर से भी ठन गई। आजाद के शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह पटना के राजभवन में आए और आते ही सक्रिय हो गए। सीएम और गवर्नर के बीच पहली मुठभेड़ हुई यूनिवर्सिटी में वीसी लगाने को लेकर। फिर गोविंद राज्य का दौरा करने लगे और हर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी। आजाद ने इसकी शिकायत प्रभारी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से की और कुछ महीनों बाद ये टकराहट प्रकट भी हो गई छठ के पर्व पर, जब दोनों नेता मोटर बोट पर चढ़ने के लिए भिड़ गए। छठ पर्व से पहले गवर्नर ने पटना के गंगा घाट पर व्यवस्थाओं का आकलन खुद जाकर करने का फैसला किया। प्रशासन ने कहा, सर मोटर बोट उपलब्ध नहीं है। गोविंद नारायण फिर भी पहुंच गए। उन्होंने देखा गंगा की धार पर एक मोटर बोट घूम रही है और उस पर मुख्यमंत्री सवार है। महामहिम बिफर गए। उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्री बूटा सिंह तक पहुंचाई, लेकिन ये शिकायतें आजाद को हटाने के लिए काफी नहीं थी। तारीख थी 17 दिसंबर 1988। भागलपुर शहर के लिए यह सामान्य दिन था, लेकिन जल्द ही सनसनीखेज हो गया। खबर फैली कि इंका के छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने एक स्थानीय डॉक्टर के घर में जबरन घुसे, असलहों से लैस रहे और डॉक्टर की बेटी पापरी घोष का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। कई लोगों ने कहा प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन भागलपुर के बंगाली समाज और फिर सर्व समाज के लोग इस जबरई से आंदोलनरत हो गए। प्रवीण सिंह मुख्यमंत्री का खास माना जाता था। लड़की को लेकर वो सीधे पड़ोस के गोड्डा जिले में मुख्यमंत्री के मैन फ्राइडे ओंकारनाथ राम के घर गया और फिर वहीं से पापरी का कागजों के मार्फत बयान आया कि मैंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से प्रवीण सिंह से शादी की। लेकिन भागलपुर के लोग इस सफाई को सुनने को तैयार नहीं थे। शहर 3 दिनों तक बंद रहा। आजाद सफाई देते रहे, प्रवीण सिंह से मेरा कोई संबंध नहीं और पापरी जल्द बरामद होगी। ऐसा हुआ भी और फिर घोष परिवार हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया और राजीव उन्होंने अब आजाद को छोड़ने का फैसला कर लिया। मार्च 1989 में उनसे हाथ जोड़ लिए गए और कमान एक और वेटरन सत्येंद्र नारायण सिंह को सौंप दी गई। इसके बाद आजाद की सियासत गुम गई। उन्होंने 1989 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। आजाद के 3 बेटे, एक डॉक्टर बना, दूसरा आईपीएस और तीसरा क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद ने 1983 का वर्ल्ड कप खेला, फिर सियासत में भाजपाई टर्फ पर लंबी पारी खेली, लेकिन अरुण जेटली से लंबी लड़ाई के बाद फिलहाल कीर्ति कांग्रेस में है और उनके कांग्रेसी पिता भागवत उनका 2011 में निधन हो गया।